हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएलएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, एक्चुअली क्या है कि बहुत दिन से आपको मैं क्वेश्चंस नहीं करवाया हूं। मैं चाहता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जिस पे आप प्रैक्टिस कर पाओ, जिस पे आप एग्जाम दे पाओ। आप किसी चीज की तैयारी करते हो, दुनिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप का क्वेश्चंस अगर बनना शुरू हो जाएगा तो आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखना यह है कि आप मेरे साथ चलें और क्वेश्चंस बनाएं और आप देखें कि आप कैसे बनाते हो और कैसे सोचते हो। मैं आपके साथ काम करता हूं, आप देखते हैं करके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़ने का प्रयास करिए। व्हेन you will find out any solution this problem you will become able to finalize प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखा हमने। अब आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को आप आंसर निकालें और आंसर निकाल करके यह चेक करें कि आखिर इसमें आंसर कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं, इस तरह की चीज़ को हम कॉमन एरर्स कहते हैं। कॉमन एरर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें गलतियां हैं। जैसे ये पार्ट हो गया, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में अब आप देखोगे तो मैं आपसे कुछ बात करूं सॉरी बातें करना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन हो, वेन, ध्यान देना बच्चे, हमने बात करा वेन का, हमने बात करा वाई का, है ना। तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड होते हैं, इस पे जो वर्ड पे काम करोगे आप, है ना, तो उस वर्ड पे काम क्या करना है कि जैसे हमने आपसे बोला कि वेन, हमने बोला यहाँ पे अनटिल, अनलेस, है ना, एज इफ। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं करते। इनके साथ हमेशा V1 V5 का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो वेन का प्रयोग किया गया है, यानी वेन के साथ कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर वेन के बाद मैं विल को हटा दूं तो सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार विल यहाँ पे आ गया, एक सेंटेंस में दो विल कभी नहीं आ सकता। कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक सेंटेंस में दो बार विल का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर कंडीशनल हो तो, यानी सेंटेंस अगर मैं कहूं कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तो हमने बोला इफ यू विल रीड यू विल पास, तो ये हमने गलत बोला। इफ यू विल रीड नहीं हो सकता। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि इफ यू विल रीड, है ना, और यहां पे मैं कहूं यू विल पास, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होता। यह ध्यान रखने वाली बात होती है। तो इफ यू विल रनिंग, इफ यू रीड यू विल पास, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि इफ के साथ, वेन के साथ, अनटिल के साथ, अनलेस के साथ विल या शैल का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे गलती समझ में आपको आगे बच्चे, कहाँ पे गलती हुआ? तो पहला सेंटेंस में ए पार्ट में गलत हुआ, जो विल का आंसर यहाँ पे नहीं। तो पहला का आंसर क्या हुआ? ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। मैं एक्चुअली करवाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं स्पोकन करा रहा हूँ, मैं आपको कॉमन एयर करा रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ। तो मैं आपको हर तरह से क्वेश्चन दे करके सिखाना चाहता हूँ ताकि एक ट्रेंड हो। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के सहारे चलो, मैं नहीं चाहता कि आप बैसाखी के सहारे चलो। मैं चाहता हूं कि जैसे सिखाऊं आप सीखो और एग्जाम क्रैक करो और दुनिया में कोई भी जॉब प्राप्त करना चाहो। आप असफल ना होकर के सफल बनो, जो चाहो सो प्राप्त करो, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, वेन एवर यू आर कमिंग हेयर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। अब यहां देखना यह है कि वेन एवर, अब यहां जानना यह है कि वेन एवर का प्रयोग भी, वेन एवर के बाद भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके बाद भी V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो वेन एवर यू आर कमिंग नहीं, क्योंकि जब तुम यहाँ आते हो, वेन एवर यू कम हेयर यू ब्रिंग अ लॉट्स ऑफ स्वीट्स फॉर मी, यानी जब तुम यहाँ आ रहे हो। अब जब कभी तुम आते हो कि आ रहे हो, आते हो ना। जब कभी वो आता है वो खेलता रहता है, जब कभी तुम जाते हो दौड़ते रहते हो, जब कभी वो पढ़ता है हंसता रहता है। तो जब कभी, तो वेन एवर का मतलब क्या हुआ? जब कभी। तो जब कभी तुम यहाँ आते हो, वेन एवर यू कम हेयर यू आर कमिंग नहीं, वेन एवर यू
कमिंग की जगह हमको कम करना पड़ेगा। वेन एवर यू कम हेयर, यहाँ पे करेंगे क्या, तो ध्यान दें फिर से, वेन एवर यू आर कमिंग को काट दिया और बोलेंगे वेन एवर यू कम हेयर यू ब्रिंग अ लॉट्स ऑफ स्वीट्स फॉर मी। बात समझ में आ रहा बच्चे सबको? तो वेन एवर यू कम हेयर, तो पहला का आंसर देखा था ए जो कि विल नहीं लगेगा, दूसरे का आंसर देखा बी जो कमिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन। अब यहाँ देखो, रूल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो, पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस का ही होता है। यदि पहला क्लाउज पास्ट टेंस का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट टेंस का ही होता है। पहला क्लाउज पास्ट का हो, पास्ट का है तो आगे भी देखो पास्ट का है, बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो ध्यान दें बच्चे, गैलीलियो सेड द अर्थ वेंट राउंड, अर्थ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये बताओ मुझे सोच करके कि सूर्य का चक्कर लगाना यूनिवर्सल ट्रूथ है या मेरे कहने से हो रहा है? यूनिवर्सल है ना। तो जो चीज़ एटर्नल ट्रूथ हो, जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। तो बोलो यहाँ पे वेंट राउंड होगा कि गोज राउंड होगा, है ना। तो द अर्थ गोज राउंड द सन, द अर्थ गोज राउंड द सन। तो हमने क्या बोला? गैलीलियो सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन। इस तरह से हम काम करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन हम पकड़ें कैसे, किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करें, किसी भी प्रश्न को आप कैसे देखें, आपके देखने का नजरिया बदलना चाहिए। तो हमने कहा आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। यहाँ पे कीवर्ड है, हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को पकड़ना होता है तभी आप पकड़ पाओगे। तो आई हैव कम टू नो दैट योर फादर लास्ट वीक, यहाँ पे लास्ट वीक एक कीवर्ड हो गया। तो आपको पढ़ाया था कि लास्ट का, अगो का, हमने क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था कि लास्ट, हमने पढ़ाया था एस्टरडे, हमने पढ़ाया था अगो, है ना, हमने पढ़ाया था बिफोर। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं, लास्ट, एस्टरडे, अगो, बिफोर। इन सारे शब्दों का प्रयोग, किनका? लास्ट का, स्टरडे का, अगो का, बिफोर का, इन सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग अक्सर कहाँ करते हैं बच्चे? तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट में करते हैं। और यहाँ पे ध्यान दो, तो लास्ट वीक हैज़ लगाया है, यानी अगर हैज़ को उड़ा दें तो डाइड हो जाएगा सिंपल पास्ट, यानी V2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। अब सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा, यानी लास्ट वीक तो रहेगा ही रही, यानी सी पार्ट में अगर हैज को उड़ा दें तो सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो कॉन्सेप्ट? तो हमने क्या कहा? आई हैव कम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक। तो यहाँ पे नंबर 4 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, हैज उड़ा देंगे सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मैं क्या करूँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, Many of my friends wish to come here today, but none of them arrived yet. अब यहाँ जब आप जानोगे बच्चे, तो हमने कहा many of my friends wish to come here today, but none of them arrived yet. अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है। दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जहाँ कीवर्ड ना हो। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है बालक? yet। एट क्या है? एक कीवर्ड है। इस एट को ध्यान देना, इस एट या जो एट जो वर्ड है, एट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान देना, एट का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इस एट का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एट का प्रयोग करते हैं और नॉन ऑफ देम हो गया सब्जेक्ट और अराइव्ड हो गया V2। अब बताओ ये सिंपल पास्ट है कि नहीं है ना? ये देखो सब्जेक्ट हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो हो गया सिंपल पास्ट। हमको प्रयोग कहाँ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ऐसा क्या करें? तो नन ऑफ देम के बाद अगर मैं यहाँ पे हैज लगा दूं या हैव लगा दूं, क्योंकि नन के साथ हैज भी आ सकता है, है भी आ सकता है, लेकिन देम लगा है तो आप चाहो तो है भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो नन ऑफ देम हैव अराइव्ड एट या नन ऑफ देम हैज अराइव्ड एट, तो तुम्हारा आंसर डी पार्ट हो जाएगा, यानी एट तो रहेगा ही रहेगा, मुझे यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर डी पार्ट हो गया। तो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम हैव अराइव्ड एट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में ऐसा क्या करें? इफ आई वाज यू,
तो आपको दिमाग काम कर गया होगा। इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन पकड़ने का एक्चुअली क्या है कि ये एरर है। मैं इसको 2 पार्ट में दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप ज्यादा सीख पाओगे, तुरंत का तुरंत। ए पार्ट 1 फिर पार्ट 2। अब देखते हैं कि इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अब क्वेश्चन को देखो कि आप पकड़ो कीवर्ड क्या है, आई वुड हैव टोल्ड। पकड़ में आ रहा है? तो आई वुड हैव टोल्ड यानी वुड हैव, इसका स्ट्रक्चर पता है क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब यहां ध्यान बच्चे कि इफ हैड, चूंकि यहां पे वुड हैव लगाया है, तो जब वुड हैव यहां पे लगाया है तो वुड हैव तो यहां मिल गया हमको। देखो वुड हैव प्लस V3, जब वुड हैव प्लस V3 हमको मिल गया तो हमको चाहिए था हैड प्लस V3। तो अब प्रश्न उठता है, अब बहुत बच्चा तुम्हें सोच रहा होगा कि सर वाज को काट के वर कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो बेटा वाज को काट के अगर आप वर करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वर करने से आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि वर करेंगे तो आगे वुड हैव दिया हुआ है, तो वुड हैव करना था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या करें कि मामला खुलकर आ जाए? तो यहाँ पे V3 लगा हुआ है, तो इस V3 को अगर मैं बीन कर दूं तो बोलो एक ही बात है कि नहीं? तो करना पड़ेगा इफ आई हैड बीन यू, इस वाज को काट के करना पड़ेगा इफ आई हैड बीन यू। तो इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन। तो यहाँ पे वर का ही ये थर्ड फॉर्म है जिसको आप बीन लगाते हो। तो इज एम आर वाज मेरा बीन होता है ना, तो ये बीन वाज का ही थर्ड फॉर्म है। तो चूंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे V3 है तो यहाँ भी V3 चाहिए, तो यहाँ V3 है तो यहाँ भी V3 चाहिए, तो दोनों एक जगह V3 होता है, इसे हम कंडीशनल कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वुड हैव टोल्ड तो सही है, आंसर ए में हो जाएगा इफ आई हैड बीन यू। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, इसको बारीकी से समझने का प्रयास करना, तब आपसे आंसर बनेगा। सब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है बच्चे, 7 एक क्वेश्चन कहता है, आप इसको जानने का प्रयास करो। 7 कहता है मोनू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। अब यहाँ पे जानने का प्रयास करिए कि मोनू, अब यहाँ देखो मोनू, ये बहुत आसान है लॉलीपॉप। मोनू बोलो है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा? सिंगुलर। अब सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, तो अब बताओ कि मोनू हैव लगाऊं कि मोनू हैज लगाऊं? हैज ना, समझ में आया ना? तो मोनू हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, तो यहाँ भी आंसर ए पार्ट हो जाएगा 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट, रेडी हो सब लोग? 8 पे आते फटाफट। 8 क्वेश्चन पढ़िए। 8 कह रहा है एज सुन एज, क्या कर बच्चे? एज सुन एज यू विल कम हियर आई विल गिव यू मनी। अब देखो विल यहाँ मिल गया, यहाँ भी विल मिल गया, फैसला तुम्हारे हाथ में। एक सेंटेंस में 2 बार विल का प्रयोग नहीं हो सकता, एक सेंटेंस में 2 बार विल का प्रयोग नहीं हो सकता। यहाँ विल आ गया, यहाँ विल आ गया, 2 विल कैसे संभव है? तो 2 विल संभव नहीं है, तो क्या करना है? एक विल। अब ये विल क्या कौन सा है? अनकंडीशनल है, यह विल कौन सा? कंडीशनल है। तो जब कि सेंटेंस में एज सुना जाए, एज सुन एज वेल एज, है ना, तो जहाँ भी सेंटेंस ध्यान हो, एज सुन एज वेल एज, ध्यान जा जाए तो एज सुन एज वेल एज, है ना, टिल अनटिल, तो जहां भी आ जाए उस सेंटेंस को ध्यान देना है कि जब एज सुन एज यू विल, तो यहाँ विल को उड़ा दो, सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 कहता है, वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 9 कहता है बच्चे कि द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग, यहाँ पे ध्यान देना है कि द ओल्ड मैन, ध्यान बच्चे, द ओल्ड मैन सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ बच्चे कि द ओल्ड मैन सिटिंग इन दैट रूम, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं? यहाँ पे ध्यान दीजिए, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर, क्लू पकड़ो, हर क्वेश्चन में क्लू होता है। तो यहाँ फॉर का, तो सीन्स और फॉर का आप लिख लो, लिखो। 4 टेंस में करते हैं, सीन्स और फॉर 4 टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ देखो फॉर लगा है ना, तो यहाँ करना पड़ेगा क्या मुझे कि फॉर लगा है, यहाँ लिव्ड हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म,
तो मुझे ऐसा क्या करूं, अब यहाँ पे द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, अब लिफ्ट लगा दिया तो लिफ्ट V2 हो गया। तो ऐसा लिफ्ट को क्या करें कि ये फॉर भी लग जाए, तो लिफ्ट को काट के करना पड़ेगा हैज बीन लिविंग। क्या करना पड़ेगा, हैज बीन लिविंग फॉर हेयर फॉर मोर देन अ मंथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हैज बीन लिविंग, बी पार्ट में आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? मैं यहाँ बार बार मिटा रहा हूँ, इसको आप PDF डाउनलोड करना कहाँ, टेलीग्राम पे जाकर। इसका PDF टेलीग्राम पे जाकर के इसको आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आप दोबारा इसको फ्रेश बना सको। मैं आपके लिए ही टेलीग्राम बनाया हूँ ताकि आप इसको डाउनलोड भी कर पाए। राइट बच्चे? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बालक, और वो क्वेश्चन तुम्हारा है लास्ट क्वेश्चन, द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। अब यहाँ ध्यान दो बालक, यहाँ पे कह रहा है द थीफ वॉज कॉट, द थीफ वॉज कॉट, सिंपल पास्ट। तो ध्यान देना बेटा, दो कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान देना कि बिफोर के बाद हमेशा V2 आता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट रखना कि आफ्टर के बाद हमेशा V3 आता है। अब यहाँ ध्यान दो कि आफ्टर के बाद देखो तो क्या लगाया, हैज, V3 तो है, तो बोलो V3 तब आता है जब हेड आता हो। राइट? तो ये बताओ कि आफ्टर हैज होगा कि हेड होगा, हेड होगा। तो ध्यान देना आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड। तो इस तरह से ये हमने पार्ट 1 दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ा हूं कि आप इसको तुरंत, क्योंकि एक ही करूंगा तो लंबा हो जाएगा, तो लंबा करना अच्छा नहीं है। अब दिल्ली भी दूर नहीं है, आप दिल्ली आना चाहते हो तो दिल्ली आकर मेरे सामने पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आप चाहो तो घर पर DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके भी आप क्लास ले सकते हो, पूरा क्लास घर बैठे। इस तरह से आप ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा अभी आपके सेकंड पार्ट में, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ 10 तक हो गया। अब आप आ जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और यहीं पे आप तुरंत देखना इसका पार्ट 2, ए पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। ठीक है? फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में।